एक दिन अंकल जी ने रोका, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ गीजर है क्या? मैं कहा नहीं अंकल, क्यों, आपको क्या लगता है तुम रोज नहाते हो? 1 महीने में नौकरी भी करनी है, ये 70 घंटे और 90 घंटे वाले मालिकों के बीच, ठीक है, नौकरी भी करनी है, अपना घर भी खोजना है। 4 छुट्टी के दिन मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 छुट्टी के दिन मिलते हैं। कितने घर वो देख लेगा, कितने मकान मालिकों से बात कर लेगा। अब इसके बाद संवाद का टोन चेंज हो चुका था। वो मुझसे आग्रह करते थे और मैं उनको टालता था। अगर आप 10 बजे नहीं आ सकते तो हम तो खा पी के सो जाते हैं। हाँ। अब आधी रात तक तुम्हारे घर में झां झां टीवी बजता है। लड़का लड़की के बीच में संवाद भी अकेले में ही हो सकता है। अब कभी सोचा मकान मालिक उस संवाद को संभोग समझ रहा है, मैं इसको कैसे समझाऊं? हर किराएदार के सिर का ताज होते हैं मतलब न रखने वाले मकान मालिक। ईश्वर की देन होते हैं। 1-2 दिन तो रुका मकान मालिक, तीसरे दिन जब बन रहा था पहुंच गए कि बेटा चिकन बन रहा है क्या? नहीं अंकल, चिकन मसाला डालते हैं और सब्जी बनाते हैं। और फिर ये दौर चला कई दिनों तक, बढ़िया अच्छी टेस्टी सब्जी और चिकन मसाले में खाया करते। तो अंकल पूरा श्योर कन्विंस हो गए कि अच्छा ठीक है चिकन मसाला डाल के बनाते ही है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कहने की जरूरत तो है नहीं, सब समझदार है। दूसरा मकान मालिक के लिए सुनिश्चित करता है कि सुनो 1 महीने की किराए से बात नहीं बनती, कम से कम 3 महीने का एडवांस लेना। तुम्हें मालूम नहीं है वो जो कमोड लगा है वो कबाड़ी में बेच डालेंगे ये सब 3 महीने बाद। तो 3 महीने का किराया जो एडवांस लेना है लोगे, उसी से वो हानि की क्षतिपूर्ति करोगे। तो रूमी ने कहा था दुनिया के सारे फूल बारिशों ने उगाए, तूफान ने कभी कोई फूल नहीं उगाया। इसलिए अपने शब्दों को ऊंचाई दो, अपनी आवाज को ऊंचा करने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह दुनिया के सारे कांड किराएदारों ने किए, मकान मालिकों ने कभी कोई कांड नहीं किया। इसलिए अपने किराए को ऊंचा करो, सुविधाएं बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप के पॉडकास्ट चैनल लल्लन टॉप बाजा का ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है मध्यम वर्गीय। मैं आशीष, मेरे साथ हैं संदीप जी। क्या आप किराएदार हैं या मकान मालिक है, क्या हैं आप? जी शब्द का इस्तेमाल करके जो तुमने मुझे मकान मालिक होने का एहसास दिलाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज हम मतलब शो की शुरुआत में ही बोलेंगे, ये शुरुआत एकदम 3 ताल वाली थी। सीधे हम बहुत देर से सोच रहे थे कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। और आज ना तुम पिछले 3-4 शो के ओपनिंग देखो, कितना एब्रप्ट है और आज कितना मैकेनिकल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 ताल में कुछ भी मैकेनिकल है। मकान मालिक को बुरा लग गया है। मकान मालिक को बुरा बोल। मकान मालिक डरते हैं क्या किराएदारों से, आपको क्या लगता है? नहीं, किराएदार उनसे डरते हैं, पर ऑल दो मतलब माहौल ऐसा बना दिया गया है इस देश में कि किराएदारों से एक भय का माहौल है। किराएदार पैसे लेके भाग जाते हैं। किराएदार, अरे उन्हें तो ये लगता है कि रात में ये रजिस्ट्रार का दफ्तर खुलवाएगा और प्रॉपर्टी भी अपने नाम लिखवा लेगा। वो जो मकान मतलब पूरा मकान उन्हीं करेगा, बस एक वो मात्र कमरा जिसमें या फिर वो फ्लैट जिसमें वो किराएदार रह रहा है उसकी रजिस्ट्री किराएदार के नाम पे रातों रात हो जाएगी और मकान मालिक को पता ही नहीं चलेगा। उस किस्म का डर है। सीढ़ी मकान मालिक की, गेट मकान मालिक का, दरवाजा मकान मालिक का, कमरा किराएदार का, कमरा किराएदार का, मालिक कमरे का मालिक किराएदार, मालिक किराएदार। ये एकदम बहुत ही अजीब सा संबंध है दोनों का। मेरे को ऐसा लगता है जैसा हर रिश्ता ना ऐसा होता है कि एक इक्वेशन होता है, उसमें एक होता है शिकारी और एक होता है शिकार। ये जो किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता होता है इसमें तय ही नहीं हो पा रहा है कि कौन शिकारी है और कौन शिकार है। इसी के कारण आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण ही सारे झमेले हैं। वरना आप बताओ, जो मैं कह रहा था कि कितने किराएदार पैसे लेके भागे और कितने मकान मालिकों ने एडवांस लौटाया। इतने अद्भुत अद्भुत बहाने होते हैं एडवांस का पैसा ना लौटाने का। हाँ, मेरे साथ हुआ है, 11 साल से मैंने जवाबी कार्रवाई भी की है, सब बताऊंगा। बहुत ऐसा नहीं, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोग आज हम और तुम आज एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिससे पूरा समाज प्रभावित है। छोटे गांव में रहने वाला एक लड़का जो बाहर पढ़ने के लिए जाता है, जरूरी नहीं कि दिल्ली मुंबई पढ़ने जा रहा हो, पटना जा सकता है, भोपाल जा सकता है, इंदौर जा सकता है, पुणे जा सकता है, अलग अलग शहरों में जा सकता है पढ़ने के लिए। वो किराएदार बनकर जाता है। सबसे पहले वो कहाँ से हैं आप? हम तो बेगूसराय से हैं। मुंबई जा सकता है नहीं बोला इन? नहीं, मुंबई तो नहीं, दिल्ली वाले वहाँ बोलने में काफी कुछ बोलना होता है ना। हाँ, मुंबई वीडियो आ रहे हैं आजकल। वहाँ तो बोलना पड़ता है। वहाँ किराएदार होने से पहले
मतलब वहां 3 लैंग्वेज एनईपी पे डिस्कशन मुंबई को लेकर है ही नहीं। तीसरी भाषा पे कोई चर्चा का विषय नहीं है वहाँ। वहाँ एक पार्टी में 3-3 पार्टी हो जाती है। हाँ, वहाँ तो बोलना ही पड़ता है, वो तो है ही। हो सकता है कि मकान मालिक को ऐसा लगता हो कि कल को ये बोले कि रेंट एग्रीमेंट मैं 11 महीने का नहीं बनाऊंगा, मुझे 5 साल का लीज चाहिए। कहा 11 महीने का ही बनाते हैं लोग। मकान मालिक, देखो मकान मालिक बहुत ही, एक तो सूदखोर बेचारा होता है। हम लोगों ने पुराने फिल्मों में देखा है कि सूद खाते थे, वो किराया दे के सूद खाया करते थे। सुखी लाला। सुखी लाला सूद की जिंदगी जिए, हाँ। सूद पर पूरी जिंदगी निकाले। मकान मालिक भी ये काम करता है, पर वो बदनाम नहीं है। हाँ। वो एडवांस के पैसे का क्या कर रहा है हम जानना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो कैश में, अगर मालिक कैश में मिला है तो घर में रख के तो उसको पे फफूंद तो नहीं लगने दे रहा होगा। अगर इतना इतना वो भला मानुस तो है नहीं। वो बैंक अकाउंट में जाएगा, उस पर ब्याज खाएगा ना, तो सूद तो खा रहा है ना, चाहे जितना भी एडवांस हो। तो पर वो बदनाम नहीं होता सूद की जिंदगी पे कभी भी। मकान मालिक के दिमाग में सिर्फ इस बात का भय रहता है कि अगर मैंने पत्रकार को किराया मकान पे दे दिया तो क्या पता कल को वो 12 महीने वाले थ्योरी लगा दे, बोले मुझे 5 साल की लीज पे मकान चाहिए, और वो 11 महीने की लीज पे डाल के स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी बचा रहा है। मतलब उसका जो नियम है वही नियम तोड़ने शुरू हुआ है। वहीं मकान मालिक, हर नियमों की तो लिस्ट लंबी होती है। मकान लेने से पहले क्या होता है ना, मकान जब आप खरीद जाते हैं किराया लेने के लिए, तो मकान मालिक आपको एक नियमों की लिस्ट देता है कि आपको व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं। डूज में क्या क्या है कि डूज में वही है, जैसे आप सुबह सुबह उठेंगे, घर की सफाई करेंगे, कोई सामान नहीं तोड़ेंगे, नाचने के लिए डिस्कोथेक बने हैं, शादियां हैं जहां डीजे लगा है वहां नाचें, मेरे घर के बालकोनी में खड़े होकर नहीं नाचेंगे। आप कपड़े भी सुखाने जाएंगे तो पूरी तरह से तैयार होके जाएंगे, ऐसा मत कीजिएगा कि आप चड्डी में बाहर निकल गए। नागरिक अधिकार और नागरिक नियम तय करता है। अगर आप गंजी में बैठ के बालकोनी में दुनिया को नहीं देखेंगे, भाई वो आदमी किराएदार कंफर्टेबल फील करता है गंजी में। वो क्योंकि मतलब हवा लग रही है ना, उसको भी कंफर्टेबल, गर्मी का मौसम है। एक तो उस घर में वो एसी नहीं चला सकता है क्योंकि मकान मालिक ने मना किया। मना कूलर किया। चला सकते हैं आप, कूलर एसी नहीं चला एसी नहीं चला, मकान मालिक ने मना किया। अगर वो गंजी पहन के बालकोनी में बैठ गया गर्मी के मौसम में शाम 6 बजे, तो क्या गलत कर रहा है भाई? उससे भी तो हवा लगनी चाहिए, वो भी तो खुशनुमा जिंदगी जीना चाहता है। अरे बालकनी का आपने अच्छा याद दिलाया। बहुत सारे मकान मालिक ऐसे होते हैं कि किराएदार के बालकनी में अपना पूरा सामान भर के रखते हैं। जब दिखाएंगे तो बालकनी खाली है, लेकिन किराएदार के शिफ्ट होने के पहले अपने नीचे का पूरा कचरा उठा के वहां पर रख देते बेटा बस इसको मैनेज कर लेना। हाँ, इसको मैनेज कर ये यही रखा रहेगा। हम आएंगे नहीं लेने के लिए, हम तुमको तंग नहीं करेंगे। एक कोने में तो पड़ा हुआ है, इसको रहने देना। अब किसी को उस मकान में 2 कूड़े रखे जा रहे हैं, एक मकान मालिक का घर का कूड़ा और दूसरा किराएदार जो आया है वो कूड़ा। मकान मालिक की नजर में दोनों कूड़े हैं, दोनों कूड़े हैं ना। किराएदार कूड़ा ही होता है, एक ऐसा कूड़ा जो पूंजी वापस देता है। नितिन गडकरी जी वाला ये कूड़ा है जिससे सड़कें बन रही हैं। घूर के भी दिन फिरते हैं ना, घूर से भी कमाई होती है, तो मकान मालिक उसको वही घूर समझता है। वही मतलब कि कुछ लोग कबाड़ी से भी तो राजा बनते हैं। आपके लिए कबाड़ होगा, पर कुछ लोग कबाड़ी राजा होते हैं। अच्छा, कुछ मकान मालिक, इससे याद आया, उनका घर ना अजायब घर होता है। उनका घर एक संग्रहालय है, उसमें सिर्फ और सिर्फ किराएदारों की यादें होती हैं। क्योंकि वो मकान मालिक होते हैं परजीवी। ये वो होते हैं कि जो सब्जी बना लेते हैं और रोटी किराएदार से लेके आते हैं। कोई भी चीज देखेंगे यार ऐसे लोगों को मकान मालिक कहलाने का कोई हक नहीं है जो दूसरों से रोटी मांग के खा रहे हैं। अरे होते हैं, आपने देखे नहीं होंगे। वो आप घर का कचरा भी फेंक रहे हो, आपके काम का नहीं है क्या, हम रख लें क्या, वो वाले होते हैं। ये वो मकान मालिक होते हैं कि जो मकान मालिक ने दे दी आपको पार्किंग की जगह, यहीं अंदर ही खड़ी कर लो बेटा, ठीक है, मैं तो अपना गेट लगा लेता हूँ, इसके अंदर ही रहेगी, सुबह खोल दिया करूंगा, मोटरसाइकिल ले जाना। ये वाला हिसाब बनाते हैं। और पता चलता है कि आपकी बाइक माइलेज कम दे रही है, क्योंकि मकान मालिक को आता है कि कौन सी नली खोल के, इससे पाइप खोल के बोतल में पेट्रोल निकाल लेना है। इस किस्म के मकान मालिक होते हैं। वही मैं कहता हूँ उनको परजीवी। अगर मैं एक बात बताओ, वो मकान मालिक क्या गलत कर रहा है? अगर किराएदार उसका खून चूस रहा है हर दिन 5 लीटर, तो वो बदले में अगर 1 लीटर पेट्रोल ही उसकी बाइक का ले लिया मकान मालिक ने किराएदार का, तो क्या गलत किया उसने? क्या कह रहा था मैं? हम लोग कह रहे थे कि हाँ, मकान मालिक का लिस्ट होता है, अब तुम ऐड करना, जो मेरा अनुभव है तुम ऐड करना, कि पहला
सबसे पहले मकान अगर धर्म विशेष का ध्यान रख रहे हैं तो पहले वो आपसे धर्म और जात पूछेंगे, इसका ध्यान रखा जाता है। ये आप चाहे इसको जितना खंडन करिए पर ये होता है तो होता है, सच्चाई यही है। दूसरी, क्या आप मांस मछली खाते हैं? आपके घर में कितने लोग रहेंगे? ठीक है, परिवार वालों से आमतौर पे ये नहीं पूछा जाता है, पर अगर लड़के या लड़कियां किराए पे मकान ले रहे हैं तो उनसे साफ साफ पूछा जाता है कि आप कितने लोग एक साथ रहेंगे। ठीक, उनसे ये पूछा जाता है कि अगर लड़के लड़की है, मतलब सबसे बढ़िया है कि यंग, मैक्सिमम किराएदार यंग बैचलर्स होते हैं जो वाकई में उस समय इस हालत में नहीं रहते हैं कि वो अपना मकान खरीद सके। वो किराए के मकान से ही शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी की। तो उनको ये बोला जाता है कि लड़का है तो उसे ये बोला जाता है गर्लफ्रेंड अलाउड नहीं है। हाँ, लड़की अलाउड नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर लड़की है तो लड़का अलाउड नहीं, बॉयज अलाउड नहीं। हाँ, और ये वही लोग हैं जो ये जानते हैं कि लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। मोनिश बहल के वो मतलब वो सर्वकालिक वो जो महान वाक्य है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, पर पले बड़े उसी डायलॉग को सुन के अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है, पर यहाँ लड़का के कमरे में लड़की अलाउड नहीं हो सकती। कहीं दीवारें प्रेग्नेंट ना हो जाए, हाँ, उनको कहीं उनके घर में संभोग ना हो जाए, यही ना उनको ये लगता है, कहते नहीं है, बस यही डर है। नहीं यार, ऐसा थोड़ी है यार, समाज जमाना बदल रहा है, ऐसा बदल गया है यार। मेरा एक मित्र था, बोला कि यार हम जा रहे थे पूछताछ के लिए, कुछ सामान खरीदना था, तो हमारे साथ एक लड़का था, तो गया एक दुकान पे, बोला कि मुझे बाल्टी दे दो। तो उसने एक रंग की बाल्टी रखी, बोला कि यार चाहे जो भी रंग है दे दो, नीले रंग की बाल्टी तो हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, ब्रजेश पाठक को भी अभी नीले रंग का ड्रम गिफ्ट, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नीले रंग का ड्रम। तो मैं समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि समाज का प्रेशर में आदमी नहीं है, बहुत प्रेशर में। ये यही बता रहा हूँ, लॉजिक यही देते हैं पता कि हम इसलिए नहीं अलाउ करते कि हम ऐसे बहुत संकुचित विचारधारा वाले हैं। क्या होता है कि लड़के लड़की साथ में रहते हैं या लड़कियां या लड़के बाहर आते हैं ना, तो फिर विवाद हो जाता है, उनके आपसी झगड़े हो जाते हैं, तो बड़ा पुलिस का केस हो जाता है। फलाने मोहल्ले में एक ऐसा केस हो गया था, एक लड़की आई थी, फिर बाद में पुलिस आ गई थी, कुछ उनका आपसी विवाद हो गया था। तो इससे बचने के लिए बेटा हमको कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त सबके होते हैं, हम भी उस उम्र में थे, हमारे भी सब दोस्त होते हैं, यही तो उम्र होती है दोस्ती करने की, दुनिया को डिस्कवर करने की। लेकिन बेटा देखो, पुलिस का केस तो हम नहीं चाहेंगे ना कि वो हमारे लाइन घर में बोलना आए। नहीं चाहते, लेकिन ना वो ये बोलते कि दुनिया को डिस्कवर करने की यही उम्र होती है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कमरे में डिस्कवरी का वो वीडियो बने। तो हमारे कमरे में डिस्कवरी चैनल खोल दो। तो हमारे चैनल घर में डिस्कवरी का चैनल खोल दो। पर खैर, ये मकान मालिक अपना अपना भाई, उनका मकान है, वो जो कानून बनाना चाहे, ठीक है। उससे ज्यादा क्या है ना कि लड़कियों वाली बात तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई लड़की या लड़के के कमरे में लड़की अलाउड नहीं है, लड़कियों के कमरे में लड़के अलाउड नहीं है। दूसरा कि कितने बजे घर लौटोगे, कर्फ्यू टाइम। कर्फ्यू टाइम ये वो बंदा कैसे तय कहेगा? एक तो वो पहले से किसी ऑफिस का गुलाम है, हाँ, कहीं और की गुलामी पहले से कर रहा है, 70 घंटे और 90 घंटे 90 वाले घंटे बॉस। के चक्कर में पहले से पड़ा है। बॉस तय कर रहा है कि तू आज रात कितने बजे घर जाएगा, या फिर उसका काम तय कर रहा है। तो वो कैसे आपको गारंटी दे कि मैं आपके भी समय की गुलामी करूंगा? किराएदार कैसे गारंटी दे सकता है? और कि वो आवर बताएगा कि मैं कितने घंटे पे वापस आऊंगा। और हाँ, और कुछ मकान मालिक बड़े एडमेंट किस्म के होते हैं, वो बोल देते हैं कि 10 बजे के बाद गेट बंद है तो बंद है। हाँ। अब आप बेटा फिर बाहर रहिए, आप चाहे आप ना ओयो देख करिए, लीजिएगा, कहीं आप ठिकाना होटल में ठोर रहिए ठिकाना रात भर। देख लेंगे। अगर आप 10 बजे नहीं आ सकते तो हम तो खा पी के सो जाते हैं। हाँ, अब आधी रात तक तुम्हारे घर में झां टीवी बजता है। अरे आप सो जाते हैं तो कल रात 12 बजे जो किराएदार ने रात में मृदंग किया ऊपर, हाँ, हाँ, कैसे ये पता इसकी- चला? आपको कैसे पता चला? हाँ, नींद से तो आप नहीं जागे थे, हाँ। क्योंकि आपको एक एक घटनाक्रम याद है, यानी आप जागे हुए नजर बनाए बैठे थे। 10:30 बजे से म्यूजिक बजना शुरू हुआ और 1 बजे जो तुम लोग चिल्लाए हो, हाँ, पता है। बहुत आवाजें आती हैं और बेटा। फिर आप अगले दिन बोलते हो हम तो सो जाते हैं। हाँ। आपको इतनी जानकारी कैसे है? इतनी जानकारी केंद्र सरकार की ईटी अरे, डिपार्टमेंट को ही रहती है। कुछ इसमें भी एक स्टेप आगे कि बेटा हम तो नींद की गोली खा के, जानते तो हो कितना सिरदर्द रहता है, कितनी समस्याएं रहती है, कितनी तकलीफ है, मानसिक दबाव इतना है, हम तो नींद की गोली खा के बेटा हम तो नहीं खोल पाएंगे दरवाजा। तब आपको कैसे पता कि रात को 1:30 बजे खरकायलो खटिया जाड़ा लगे बज रहा था हमारे कमरे में? और सबसे बड़ी बात है कि मकान मालिक ये सब कुछ जब आपको एक्सप्लेन कर रहा,
तो एक लाइन जरूर चिपका देता है। क्या? देखो बेटा, सच बात यह है ना कि तुम जैसे रहना है रहो। हाँ। हम इंटरफेयर करने वाले आदमी नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी में अरे भाई, तूने पहले ही बोल दिया कि तुम अंडा नहीं खा सकते हो, मांस मछली नहीं खा सकते हो। तुमने पहले ही बोल दिया कि मेरे कमरे में लड़की नहीं आ सकती। तुमने पहले ही बोल दिया कि मेरे कमरे में लड़का नहीं आ सकता। तुमने पहले ही बोल दिया कि रात के 10 बजे से पहले एंट्री मार दी। अब इससे ज्यादा क्या इंटरफेरेंस चाहते हो? मेरे बिस्तर के बगल में सोओगे क्या? अंकल कछुआ जलाया बगल में, आप भी ले जाओ। आप भी ले जाइए। अच्छा, इसमें लड़कों की समस्याएं क्या है? इतना बड़ा इशू नहीं है बच्चों के लिए कि, या फिर जो रह रहे हैं, टेनेंट रह रहे हैं उनके लिए, कि लड़का या लड़कियां ना, ठीक है, तमाम साधन है, तमाम चीजें हैं, ठीक है, नहीं जाते कौन क्या कैसे कर रहा है, उनके अपने अपने ऑप्शन है। मिल कहाँ रहे हैं? लड़कियों को ढंग के लड़के नहीं मिल रहे हैं, लड़कों को ढंग की लड़कियां नहीं मिल रही हैं, रिलेशनशिप नहीं बन रहे हैं, बम्बल टिंडर पे घिसे जा रहे हैं वो प्रीमियम ले लेके, गोल्ड के चक्कर में कौन से उंगली शहर में में सोना। रहते हो? पटना में बम्बल टिंडर नहीं चलता। अरे कहीं भी चलता है। तुम बहुत हाई डेटिंग साइट्स। तुम बहुत हाई क्लास सोसाइटीज की बात करने लगते हो बीच ठीक बीच है, में। और नहीं चाहते। कॉलेज में, वर्क प्लेस में, आसपास लोगों के रिलेशनशिप चल नहीं रहे हैं, हाँ ठीक है यार, रिलेशनशिप कैसे चलेगा? हाँ। रिलेशनशिप एकांत में चलता है, ओह, कॉन्फिडेंशियलिटी में चलता है। वाह! आप चाहते हैं कि 5 के गुट में बैठ के अपने रिश्ते के रिश्ते के उतार चढ़ाव पे बात हो। यार, उसके लिए एक एकांत जगह चाहिए, और मकान मालिक ने एंट्री रोक रखी है, तो कैसे रिश्ता चलेगा? अच्छा है, आपने इसको एकदम सामाजिक, और वो क्या कहते हैं, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ। नहीं, बहुत आप सही है। सबसे ज्यादा बढ़िया संवाद, अब तुम अपने घर का ले लो, सबसे नहीं, बढ़िया नहीं। संवाद कब होता है? तुम्हारी अपनी पत्नी से या फिर माता पिता से कब होता है? घर के किसी एक कमरे में, आसपास में। लड़का लड़की के बीच में संवाद भी अकेले में ही हो सकता है। आप उस मकान मालिक उस संवाद को संभोग समझ रहा है, मैं इसको कैसे समझाऊं? ये आज ये शो अपने ना उस पे पहुंचा है जो मकान मालिक सोचता है कि किराएदार जहां पहुंच रहा है चरम पे। नहीं, वाकई ऐसा है। देखिए, क्यों नहीं चल रहे हैं रिलेशनशिप? क्योंकि क्या शब्द होता है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये बाहर वाले सेटअप में मिल रहे हैं, या तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, ठीक है, या पार्कों में मिल रहे हैं। पार्कों में गमछे वाले आ जाते हैं, डंडा लेके आ जाते हैं, ठीक है, या फिर अन्य किसी जगह पे मिल रहे हैं, कैफेज में मिल रहे हैं। वो सब बहुत कृत्रिम है, ठीक है, बहुत सिंथेटिक माहौल में मिल रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब ये कुछ समय एक साथ बिता लेते हैं, फोन पे ही, लॉन्ग डिस्टेंस में ही, या इस तरह से ही, तो इनको समझ में आता है कि चल नहीं रहा है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, कई चीज़ों पे मतभेद हैं, ठीक है। वो मतभेद सुलझाए जा सकते हैं अगर आप एक साथ ज़्यादा समय बिताएं, हाँ, उस वाले कंफर्टेबल वाले सेटअप में रहें। वाकई मकान मालिकों के कारण संभव नहीं हो पा रहा है ना। मैं इसी में सोच रहा था कि एक चीज हो सकती है, पता, मकान मालिक प्रो, मकान मालिक गोल्ड, मकान मालिक प्रो मैक्स, जैसे ये डेटिंग वेबसाइट्स हैं, डेटिंग ऐप हैं, जिनको आप सीधे से नकार कर दोगे ये कह के कि दिल्ली और मुंबई वाली बातें मैं कर रहा हूँ। उसी तरह मकान मालिक चाहें तो इस तरह के घर दे सकते हैं किराए के, जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ मैचेज होंगे, राइट स्वाइप होंगे। अच्छा, उससे याद आया एक टर्म जो चलता है कि मकान मालिक कोई रोक टोक नहीं करता, मकान मालिक मतलब नहीं रखता, मकान मालिक मतलब नहीं रखता, वही है किराए का घर प्रो। किराए का घर प्रो। और मैक्स कौन सा है? मकान मालिक रहता नहीं है, जो हमने पिछले एक बार वो जो सुनाए थे, वो अंकल, बचत वर्क करने वाले अंकल की कहानी, जो अमेरिका में रहते थे, इस टाइप का, कि पूरा मकान के मालिक हम हैं, इन दिनों रजिस्ट्री हमारे नाम पे चल रही है। लेकिन जब ये होते हैं ना मतलब ना रखने वाले मकान मालिक, हर किराएदार के सिर का ताज होते हैं मतलब ना रखने वाले मकान मालिक। ईश्वर की देन होते हैं, बहुत कम मिलते हैं। मतलब ना रखने वाले मकान मालिक की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू? नहीं, बहुत कम लोग होते हैं। ये सब तो है ही, पर ऐसा नहीं है बड़ा कि सारे मकान मालिक, ऐसा नहीं कि ये नियम बताते तो नियम को तोड़ते नहीं। जैसे तुमने रेंट एग्रीमेंट वाली बात की ना, तो कुछ मकान मालिक वो रेंट एग्रीमेंट तोड़ते हैं ना स्मार्टली, कि भैया कुछ रजिस्ट्रेशन का पैसा किराएदार की ड्यूटी है और ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं देना चाहता। एक बड़ा मजेदार किस्सा हमारे मित्र ने बताया कि मित्रों के नाम पे सुनाए जाने वाले किस्से अक्सर अपने होते हैं, तो नहीं, ये मित्र का किस्सा है। बड़ा मजेदार किस्सा बताया कि उन्होंने किराए पे एक परिवार को किराया रखा, तो उन्होंने कुछ नियम कानून तय किए थे। नियम कानून में मित्र का ही होगा। हाँ, नियम कानून ये थे कि
अंडा मछली नहीं खाओगे, मांस मछली नहीं खाओगे। और घर में चाची जो थी, मतलब चाचा, उनके चाचा चाची का मकान था, तो चाची क्या थी, नियमों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो घर जा रही थी, अपने गाँव वाँव जा रही थी, उनको जाना पड़ा, तो चाचा नहीं गए थे। तो चाची एकदम जाते वक्त भी बोली कि गलत काम नहीं है, ठीक है, हम नहीं है तो इसका मतलब ही नहीं, ध्यान रखना ये सब अंडा नहीं खाए, मर्यादा करें, हम हाँ, हम मांस मछली नहीं बना ले, ठीक है। तो जैसे ही चाची गई, चाचा अगले दिन नीचे उतरे अपने किराएदार के। क्या चाचा की भी दुनिया ऐसे ही हिल जाती थी चाची के आने पे? हाँ, हिल जाती थी। हाँ, तो चाचा ऊपर वाले तल्ले पे रहते थे, प्रथम तल्ला पे, ग्राउंड फ्लोर पे चाची मतलब किराएदार रहते थे। तो चाचा नीचे उतरे, खुशबू नीचे से ऊपर जाती थी। हाँ, नहीं कुछ नहीं, ऐसे सीधे जाके बोलते हैं, सुनो जी, तुम लोग अंडा नहीं बनाते हो क्या? तो बोला कि मतलब अंकल आप लोग तो मना किए ना। अरे यार, कायस्थ आदमी हो, अंडा नहीं खाते हो क्या? खाओ ना, बनाओ ना, हम भी खाएंगे। रिवर्स कास्टिज्म। हम भी खाएंगे। अब चाचा अपने, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि सारे मकान मालिक बुरे होते हैं, नहीं, देखो यार, मजबूर भी तो होते हैं। चाची से प्रताड़ित चाचा अपने किराएदार के यहाँ अंडा खाने के लिए गए और उसको हवाला दे दिया कि तुम भी तो कायस्थ हो, तुम तो खाते होगे। मेरे को अपने सीनियर्स का किस्सा याद आ गया। उनका मकान मालिक क्या था कि सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों को वो दिया करता था, कमरा दिया करता था, और फिर उन्हीं के साथ बैठ के लिटिल उनने वो एक गुटखा चला करता था सफेद पैकेट का, उनने वो खाना खरीदना छोड़ दिया था क्योंकि लड़कों के कमरे से खाया। वो विशुद्ध परजीवी थे। हाँ, ये बढ़िया आदमी। हाँ, मतलब वो पूरा इंतजाम कर देते, अपने घर से बर्तन दे देते थे। वहां बनता था बढ़िया चिकन विकन। कभी कभी छत खोल देते थे, छत पे जाओ, बढ़िया बनाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मोहल्ला भी नहीं रोकेगा। और फिर उनके साथ बैठ के एंजॉय किया करते थे। ऐसे भी होते। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे ना कि बनाते नहीं हो, उसमें ट्रिक होती है। हमारी टीम में एक लड़का है, उसने बताया, मानस ने, कि उसके एक दोस्त ने क्या किया कि जब कमरा लिया, मकान मालिक ने कहा कि चिकन विकन मत खाना, नॉनवेज मत खाना, हम लोग नहीं खाते हैं, तो तुम भी मत खाओ, दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। हाँ। तो उसने कहा जी अंकल। पहले ही दिन उसने चिकन मसाले में आलू की सब्जी बनाई, दूसरे दिन कटहल बनाई, तीसरे दिन अन्य कोई ऐसी सब्जी बनाई जिसमें चिकन मसाला पड़े। तो चिकन वाला आता होगा मसाले का, एक्चुअली मसाले की ही महक होती है, तो जाती है खुशबू तो मसाले की होती है। और वो खिड़की विड़की खोल के ये ध्यान रखे कि मकान मालिक तक खुशबू पहुंचे। 1-2 दिन तो रुका मकान मालिक, तीसरे दिन जब बन रहा था पहुंच गए कि बेटा चिकन बन रहा है क्या? कहा नहीं अंकल, चिकन मसाला डालते हैं और सब्जी बनाते हैं। और फिर ये दौर चला कई दिनों तक, बढ़िया अच्छी टेस्टी सब्जी और चिकन मसाले में खाया करते। तो अंकल पूरा श्योर कन्विंस हो गए कि अच्छा ठीक है, चिकन मसाला डाल के बनाते ही है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, कहने की जरूरत तो है नहीं, सब समझदार है। बात के समय ऐसे किराएदारों से मकान मालिक भय ना करे तो क्या करे? बताइए, भरोसे का के साथ खेला है। ऐसे किराएदारों के साथ अगर मकान मालिक उनका खून चूस ले तो कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि देखिए, इसमें देखो, एक मेरा थोड़ा सा ये मानना है कि ठीक है, बंदिश नहीं होनी चाहिए, पर अगर आपने किराया लेने से पहले जब इन नियम शर्तों को एक्सेप्ट किया है, तो आप बंदिश में खुद जा रहे हैं। आप उसके बाद ये इसके लिए अगर क्रिब करते हैं तो गलत है। आप इसके लिए नहीं रो सकते हैं। मिलेगा कहाँ, घर कहाँ मिल रहा है? नहीं मिलता है कहीं, ऐसा नहीं है कि देखो, फिर कैसा ही मिलता है। ऐसा नहीं, कई घर मिलते हैं जहाँ पे इस तरह की बंदिशें नहीं होती है। 2 से 2.5 साल पहले एक ट्रेंड चला था जो 1.5 साल पहले तक बहुत ज्यादा था, एक्सट्रीम चल रहा था। अचानक से मकान मालिकों ने कहा कि भले हम अमेरिका में रह रहे हैं, हमारा चचेरा भाई आने वाला है उस घर में रहने के लिए, या फिर हम लौट रहे हैं, हम जिस शहर में रह रहे हैं हम वहां से लौट रहे हैं, अब हम रहेंगे, आप अपना घर कर दीजिए खाली, मतलब मेरा घर कर दीजिए खाली जहां आप रह रहे हैं। हुआ ये था कि कोविड के बाद जनता वर्क फ्रॉम होम से वापस शहरों में लौटी थी। तो यहाँ के जितने भी ब्रोकर्स थे उनने कहा कि हमारी कमाई कैसे होगी। कुछ घर तो ऐसे हुए कि चलो 2023 या फिर 2022 के आधे में जब जनता लौट के आई तब तक सेट हो चुके थे। अब लोग घर चेंज नहीं कर रहे थे, उस हिसाब से मार्केट एक ऐसे स्लो पे था या बराबरी पे था। तो इन्होंने किराएदारों को हूल देना शुरू किया कि या तो तुम हमको ब्रोकरेज दो, अच्छा, बेमतलब कि जिस घर में रह रहे हो उसकी, ठीक है, या फिर ये पहुंचे मकान मालिकों के पास कि हम आपको 20% 30% बढ़ा के किराया, 50% तक बढ़ा के किराया दिलवा देंगे। ठीक है, तो आप अपने किराएदारों से ये कहिए कि घर खाली करें, आप रहने आ रहे हैं और
उनको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि अचानक से किराया बढ़ मार्केट गया, में किराया पूरा मार्केट का बढ़ किराया गया। बढ़ गया। और ये मकान मालिक जो ब्रोकर के चक्कर में फंसे, उन्हें ये नहीं सोचा कि जब वो घर महंगा करेंगे तो उस हिसाब से हर चीज़ महंगी होती जाएगी। और जिस शहर में उनका घर है, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जहाँ आके उनको रहना है, हाँ, भविष्य में रहना है, वो लोकेलिटी महंगा ही हो रहा है। महंगी हो जाती है। सिर्फ अगर किराया बढ़ा तो सिर्फ किराया नहीं बढ़ता है, हाँ। पूरी लोकेलिटी महंगी हो फिर जाती है। कैसे वो दुकानें महंगी होंगी और कैसे वहाँ मिलने वाला लेकिन सामान। जान तो ये बड़ा पर देखिए, अब इसमें मैं मुख्य मुद्दे में पहुंच जाऊं तो हुआ ये कि लोगों ने घर किए खाली। है। अब वो खोज रहे हैं घर। मकान मालिकों ने अल्टीमेटम देने शुरू किए ब्रोकर्स के दबाव में कि हम 15 दिन में आ जाएंगे, 30 दिन में आ जाएंगे। खुद तो इनके नियम चलते हैं कि आपको छोड़ना है तो 2 महीने पहले बताओ, ठीक है, वरना 2 महीने पहले नहीं बताओगे, 1 महीने पहले नहीं बताओगे तो वही कि जो इनको एडवांस मिला है वो खा जाएंगे बहाने से, ठीक है। हमको वाइट वॉश करवाना है अपने आने से पहले, हमको इंटीरियर का काम कराना है, तो आप जल्दी घर खाली कर दो। 15-20 1 महीने का समय दिया। अब उसको 1 महीने में नौकरी भी करनी है, ये 70 घंटे और 90 घंटे वाले मालिकों के बीच, ठीक है, नौकरी भी करनी है, अपना घर भी खोजना है। 4 छुट्टी के दिन मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 छुट्टी के दिन मिलते हैं। कितने घर वो देख लेगा, कितने मकान मालिकों से बात कर लेगा, कितने ब्रोकर चाबी लेके उनको वहां पहुंचा पाएंगे, खोल पाएंगे, कितना संभव है करना। हाँ, जबकि लगभग आधा शहर ही, आधा शहर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए मैंने कहा 10% शहर ही, 20% शहर ही ऐसे घर खोज रहा है और अच्छे अच्छे घर उठे जा रहे हैं। और जहाँ ऑब्वियसली बंदिशें नहीं है वहाँ के घर पहले उठ जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली। और बहुत अच्छे जो वो हैं, तो वो जो मॉडल चलता है कि परिवार कितना ही महंगा घर ले लेगा। मकान मालिकों को वो भी होता है ना कि परिवार की अगर सैलरी 1 लाख भी है, 1.5 लाख भी है, तो 20,000 या 30,000 का घर लेगा तो महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा तुम 6 उनको दे दो, बैचलर्स को दे दो, 5,000 6,000 भी देंगे तो भी 36,000 40,000 30,000। ऐसे मकान मालिक जब इस बात का रोना रोते हैं ना कि भाई हमारे मकान के साथ गलत किया है बैचलर्स, उन्हें कोई हक नहीं है। देखिए, आप जब तुम मकान किराए पे लगा रहे थे, उस समय लालच की पराकाष्ठा थी। तो अब परिस्थिति की भी पराकाष्ठा देखो। अब आपने जब एक समय लालच किया तो वो जिसने किराया दिया उसने भी तो उसे अपना मकान समझा और उसने अपने मकान की तरह उसका इस्तेमाल किया, रगड़ दिया मकान को बढ़िया से। भैया मैं अपने सामान, हम कोई शर्ट और पैंट खरीदते हैं तो हम किस मकसद से पहनते हैं? रगड़ के 2-3 साल पहनेंगे, 4 साल पहनेंगे, जब तक घिस नहीं जाएगा, 1-1 रुपया वसूल नहीं हो जाएगा, तब तक उतारेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो मकान में अगर 5 लड़के मिलके जिस मकान का किराया 20,000 रुपये या 15,000 रुपये हो सकता था, 5 लड़कों ने उसको 30,000 रुपये का किराए वाला मकान बना दिया, तो भाई इस्तेमाल भी तो मतलब घड़ी डिटर्जेंट टाइप से ही होगा ना। और उनको ये समझना चाहिए कि सनमाइका से बना, हाँ, लकड़ी कार्डबोर्ड वाला वो जो मामला होता है, क्या हैवी बोर्ड क्या कहलाता है, HDMR, उससे टूटा बना हर सामान वापस बन जाता है। हाँ, घर की आधी चीजें पुट्टी और वाइट वॉश से सही हो जाती हैं। तो ऐसा भी एक्सट्रीम आपके घर में कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि एक बैचलर्स को लेकर मेनली क्या है कि किराए में जो परिवार को किराया मिलता है उसमें अभी भी चीजें बहुत कंफर्टेबल है। परिवार को आसानी से किराया मिल जाता है, कई बार बंदिशों वाले घर मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, ठीक है। और हम ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि भारत बहुत डोमिनेटेड वेज सोसाइटी है। वेज मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेज खाने वालों से भरी वेज सोसाइटी नहीं, वो डेटा है, मतलब उस चीज़ को लेकर डेटा है और इंटरनेशनल डेटा में, यहाँ भारत सरकार का डेटा नहीं है, ये भारत में आधे से अधिक विदेशी डेटा तो हम मानना पड़ेगा आपको कि देखिए अपना डेटा देते नहीं, विदेशी डेटा मानना पड़ेगा। हाँ, तो वेजिटेरियन डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो कई बार ना उसको लेकर कई लोग मना नहीं करते हैं कि हाँ अच्छा ठीक है हम खाते ही नहीं, इस तरह का बहुत आम होता है। नॉनवेज एक सिंबल है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो किसी का धर्म भी हो सकता है, वो किसी की वैवाहिक स्थिति भी हो सकती है। हाँ, तो वो है, तो आप उन लोगों को किराया आसानी मिल जाता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बैचलर्स में है। बैचलर्स में 20 से 35 साल की उम्र में, जैसे 4 बैचलर मकान किराए लेने आए, तो मकान मालिक इतने बदमाश हो चुके हैं कि उन चारों में मुजाहिदीन के आतंकी उनको नजर आ रहे होते हैं कि ये कल रात बम बनाएगा, परसों AK-47 लाएगा, मैथ कुक करेगा यहाँ। हाँ, मतलब ये लड़का जो पीछे खड़ा है लंबे बालों वाला और इसकी आंखें हल्की सी लाल है, ये चरस का कारोबारी है। और इसके बगल में जो दूसरा खड़ा है, ये अभी इतना मुंह में गुटखा लगाया हुआ है, क्या पता कल को जुबां केसरिया करने लगे मेरे पूरे घर को। मैंने घर सफेद रंग का दिया था, पूरा मेरा घर केसरिया नजर आए। तो ये मकान मालिकों की प्रॉब्लम है, लड़कों की प्रॉब्लम नहीं है।
लड़कों को लगा कि भैया हम ऐसे दिख सकते हैं, उन्हें जो बेहतर लगा पहन के चले गए। उनको क्या मालूम था कि सामने वाला उनको मकान देने से पहले जज कर रहा था, मार्केट के दबाव में है वो भी जो हाँ, देख रहे हैं। और लड़के सीधे उस मकान मालिक के पास नहीं गए थे। मकान मालिक के बीच में एक बिचौलिया था। सरकार और जनता के बीच में एक बिचौलिया काम कर रहा होता है ना, जनता तक सुविधा पहुंचे सरकार की, बिचौलिए पहुंचाते हैं बीच में। मोदी जी ने तो क्या अद्भुत काम किया, बिचौलियों को खत्म गायब कर दिया। समझ रहे हैं ना, अद्भुत काम करते हैं हम अद्भुत तो काम करते। देखियो वीडियो में मोदी जी की तारीफ की है। अब तो कोई नहीं आएगा ना शो में, नहीं ठीक, स्टूडियो से स्टूडियो में कोई नहीं आएगा। खैर, तो मतलब वो जो बिचौलिया होता है, शिंदे जी ने भी अच्छा काम किया, स्टूडियो और सिर्फ कितना खूबसूरत होता था। हम लोग के बाबूजी मकान किराए पे लेते थे। हमारे पापा ने बैंक की नौकरी की, जिनके हर तीसरे साल में तबादला होता था और नए शहर में हम जाते थे। उस समय ब्रोकरेज नाम की चीज या ब्रोकर नाम का चीज एग्जिस्ट नहीं करता था। किराने की दुकान पे बैठे भैया या चाय के दुकान पे बैठा कोई भी लड़का आपको बता सकता था कि फलाने बाबू का मकान खाली। असली समाज सेवी वो, हाँ, असली समाज सेवी। 1 रुपया नहीं मांगता था, और होर्डिंग भी नहीं लगवाता, होर्डिंग भी नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मांगता था। पर उस समय मकान मिल जाता था, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी। जब से ये बीच में जो प्रॉपर्टी डीलर्स, हाँ, प्रॉपर्टी डीलर्स, वी डील इन प्रॉपर्टीज। और सबसे बढ़िया मुझे मजा आता है जहाँ तो प्रॉपर्टी डीलर ना, ये जो बात करते हैं मकान मालिकों से ना, रियल एस्टेट नहीं, प्रॉपर्टी डीलर जब मकान मालिक से बात करते हैं तो फोन लगाते हैं, सर वो जो अपना मकान है वो किस इलाके में होगा, फ्लैट नंबर क्या है अपने मकान का। तो कई बार हम बात सुनते मकान मालिक के मन में ये सवाल नहीं उठता है, अरे वो अपना नहीं, मेरा मकान है, मेरा, तेरा नहीं, मेरा मकान है। हंगामा में वो सीधे आ जाए, हमारा कोई ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, वो मकान मेरा है। तो प्रॉपर्टी डीलर फोन करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखता है कि आपको बेचारा मकान मालिक खुद अभी उसको बैंक की संपत्ति मान रहा है, और उसको फोन करके ये बोल रहा है कि अपना मकान किस फ्लोर पर है, कितना नंबर फ्लैट है वो। तो इस तरह की बात। और वो एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर ने वो जो 1% या 1 महीने का किराया या आधे महीने का किराया दोनों पक्ष से लिया है, किराएदार से और मकान मालिक से, वो इसकी कीमत 2 तरीके से चुकाता है। किराएदार को कैसे चुकवाता है? किराएदार को बोलता है कि भैया इनकी मकान की तुम्हें जो करनी है कर डालो। वो इसी इशारे में बोलता है, एक बार लो फिर इनके बाद इनको देख हम नजर आएंगे ना तुम नजर आओगे, ये तो पैर नहीं रखेंगे। दूसरा, मकान मालिक के लिए सुनिश्चित करता है कि सुनो, 1 महीने की किराए से बात नहीं बनती, कम से कम 3 महीने का एडवांस लेना। तुम्हें मालूम नहीं है वो जो कमोड लगा है वो कबाड़ी में बेच डालेंगे ये सब 3 महीने बाद। तो 3 महीने का किराया जो एडवांस लेना है लोगे, उसी से वो हानि की क्षतिपूर्ति करोगे। जो क्षति होगी ये मानिए सर, नुकसान तो होगा, हाँ ठीक है, अब आप अपने कितना बचा लिए वो होता है। हमारे साथ भी एक ऐसा हुआ। हम रहते थे दिल्ली नहीं, गाजियाबाद के एक इलाके में, बड़ा नामी इलाका है। तो 2-3 साल हम उस मकान में रहे, इंदिरापुरम के, हाँ, इंदिरापुरम में 2-3 साल हम मकान में रहे। और हमारे मकान मालिक कभी नहीं आए, भले मानुस थे। कभी उस मकान में वो रहे थे, उसके बाद वो चले गए, शहर छोड़ के दूसरे शहर चले गए। तो आपके जैसे किराएदार हो तो हाँ, नहीं, अरे हम अच्छे किराएदार हैं, बड़ी इज्जत से। और हम शादीशुदा जीवन की कहानी बता रहे हैं। जब हमने किराया लिया तो उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, 3 महीने में मेरी शादी होगी। हम इसी मकसद से उस मकान में शिफ्ट किए थे कि हम शादीशुदा जीवन यहीं व्यतीत करेंगे। तो फिर उस मकान में रहने लगे। तब 2 साल 2.5 साल के बाद जब हमें हिम्मत हुई कि हम कुछ किराएदार से मकान मालिक बनने वाले क्रम में जाएं, तो फिर हमने मकान छोड़ने का फैसला किया। इस दौरान हुआ क्या कि यार मकान ही है, कोई स्लैब हल्का सा कचक गया, किचन का स्लैब हल्का सा कहीं से उस पर दरार आ गई। वाकई में देखा जाए तो टूट ही गया था आपके और उसके रिश्तों में। और ये रिश्ते ऐसे वैसे बिगड़े। मेरे से 1 महीने का एडवांस ले रखा था उन्होंने, ठीक है। तो वो खुद आ नहीं सकते थे मकान की सर्वे करने के लिए, तो उन्होंने एक अपने मित्र को भेजा। तो देखा, उसने मकान की सारी हालत देखी, फोटो खींचे और एक बजाबते रिपोर्ट तैयार करके हमारे मकान मालिक को भेजा। तो मकान मालिक फिर मुझे फ़ोन किया कि हम आपका एडवांस नहीं लौटा पाएंगे। हम बोले यही बात मैं शो की शुरुआत में कर रहा था, तो ये आदमी मेरे को उल्टे जवाब दे रहा था। आज सुनो यार, देखो मकान मालिक इतना स्मार्ट है तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम भी बता देते हैं। तो हम, और बहुत ज़्यादा किराया नहीं था, तो ठीक ठाक पैसे, मतलब मैं बोला कि उसने बोला कि हमने बोला क्या हुआ है, तो आपने मेरी घर में गंदगी फैला दी है, सब तरफ कचरा ही कचरा है। मैं बोला कि जब मैं मकान खाली करूंगा
तो कूड़ा ही ना यहाँ छोड़ के जाऊंगा, मैं कूड़ा अपने साथ थोड़ी बस पे ट्रक पे चढ़ा के ले जाऊंगा, वो तो छूटेगा, उसकी सफाई मैं करवा देता हूँ। नहीं, आपने किचन के स्लैब तोड़े हैं और दरवाजों की पेंट उखड़ रही है। तो हम बोले भाई समय बीतेगा तो पेंट परमानेंट क्या है, परमानेंट तो हम और तुम नहीं है, पेंट कैसे नहीं उखड़ेगा। तो बोला नहीं, आधा पैसा तो काटेंगे। पर हम गिव अप कर दिया। हम बोले कितना लड़े, हमने कुछ नहीं किया। मकान मालिक वो भी बहुत स्मार्ट था, वो भी कुछ सामान हमारे बालकोनी में छोड़ के गया होता है, किसका ध्यान रखेगा, कोने में पड़ा रहेगा। हमने उनकी 2 सिलेंडर उठाई, अपनी गाड़ी में रखा और निकल पड़े। अब इसके बाद संवाद का टोन चेंज हो चुका था। वो मुझसे आग्रह करते थे और मैं उनको टालता था। वो मुझसे बोलते थे सॉरी वो भेज दे रहा हूं, सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे हैं आप। बोले आप एडवांस का देख लीजिए। और ये संवाद कुछ दिनों तक चलता रहा। जब हमें एक समय के बाद फील हो गया कि हाँ, इनके संवाद में अब आग्रह वाला भाव पूरी तरह से आ चुका, तब हमने बोला कि ठीक है, तू मेरा एडवांस रिलीज कर मेरे को। हालांकि उन्होंने 2-3 हज़ार की कटौती करके ही पैसे दिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, बस वही है। जैसे किराएदारों का फेवरेट काम पता क्या है? फेंकना। कभी वो बालकनी से फेंक रहे होते हैं, कभी वो खिड़की से फेंक रहे होते हैं, कभी वो दरवाजा खोल के बगल वाले दरवाजे पे फेंक रहे होते हैं। सफाई पसंद होते हैं, लेकिन सफाई वो डस्टबिन की रखते हैं। और सबसे बड़ी समस्या उनसे आसपास के लोगों को यही होती है। पता नहीं क्या शौक है कि मैं अपना कचरा एक ऐसी जगह पे फेंकूं जहां पे कचरा नहीं फेंका जाता। नहीं, वो तो है ही। ये जो मकान मालिक कुछ शिकायत करते हैं कि तुम लोग 2 बजे हल्ला करते हो, इससे मुझे भी कई बार ऐतराज होता है कि ऐसा क्या है कि तुम जश्न रात के 2 बजे ही मनाना चाहते हो। मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे ऊपर अभी बैचलर रह रहे थे घर के, 2:30 बजे पता नहीं कौन सा उनको टेबल खिसकाना होता है। टेबल खिसका रहे हैं, बड़ी हैवी सी कोई चेयर थी। बाद में पूछा जाके उनके तुम्हारे घर के ऊपर औरंगजेब की कब्र तो नहीं है? इन दिनों वो कब्र खतरे में है, हो सकता है। मतलब या पता है वो देखा होगा उन लोगों ने, शॉशैंक रिडेम्पशन। रात के 2 बजे ही खुदाई शुरू कर, के पीछे खुदाई चल रही है। 5-7 साल में कुछ कर लेंगे। समझ नहीं आता क्या वो बताया उन्होंने कि कुर्सी वो है, थोड़ा तो इधर उधर कर देते हैं भैया। मैं भी जब गया नीचे से तो गुस्से गया, ऊपर पहुंचते मेरा, बाबू क्या करते हो तुम लोग, प्यार से मैंने बात की। तो मैं कुर्सी है वो थोड़ा सा इधर उधर, रात भर चैं चूं एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाते हो क्या कुर्सी। और ये भी है कि कुछ ऐसे सर्दी वर्दी के महीने में आवाजें भी ज्यादा तेज आती हैं, तो शायद उनका कहना गलत ना रहो, थोड़ी बहुत ही हिलाते रहते, लेकिन ऐसे चर करके सुनाई देती। लेकिन इसमें एक हमारे मित्र ने बड़ा, वो ना बहुत शातिर है, वो सारे कांड करता है। महिला मित्र हैं हमारी, वो बता रही थी कि मकान मालिक से ब्रो कोड मेंटेन होना चाहिए। क्यों? मैंने पूछा क्यों? तो हम सिंगल रहते हैं, तो पापा मम्मी भी कई बार सरप्राइज विजिट पे आते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने में। तो मैंने बोला तो फिर क्या ब्रो कोड रहता है? तो बोले, तो उसने बताया कि मैं जयपुर गई थी, तो जयपुर से लौटी तो साथ में झोला लेकर आई, और ये झोला मैंने उनको गिफ्ट कर दिया, मकान मालिक को। मैं बोला क्यों गिफ्ट किया? तो मैंने बोला कि 10 दिन बाद मम्मी पापा आ रहे हैं, तो आप कुछ मत बताइएगा जो पिछले 3 महीने में आपने देखा है। मकान मालिक से ब्रो कोड मेंटेन रखना इसलिए जरूरी है ताकि वो ब्रो कोड और कोरोना की बातें घर वालों को ना बता दे। बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनके घर पे जो हाउस हेल्प काम करती हैं वही हाउस हेल्प उनके मकान मालिक के यहाँ भी काम करें, वरना वो जो ब्रो कोड मेंटेन है ना, मतलब वो चुगली चाचा या चुगली चाची से बचना है। हाँ, मतलब एक खबरी लाल इधर से उधर खबर करने वाली, अरे वो तो पूरा पहुंचा देगा। मान लीजिए अगर सेम हाउस हेल्प दोनों घर में हो, तो ऐसा है आंटी चाची वहाँ 5 लड़का सोया हुआ था, 2 ही ना रहता है, 5 लड़का सोया होता। पता नहीं सुबह में देखे एगो सैंडल भी रखा हुआ था वहां पे। अरे तरह की खबरें दी जा सकती है ना। आपके यहाँ टोस्टर है, उनके यहाँ तो ओटीजी चलता है, तभी तो यहाँ लाइट थोड़ा जिप जिप होती है। अरे जादू ये ना, ये बड़े शहरों में देखा है मैंने मकान मालिकों को, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि लड़कों को जब मकान देते हैं तो 2-3 बंदिशों में ये बड़े अजीब बंदिश होते हैं। कूलर चलाओगे, एसी नहीं चलाओगे क्योंकि बिजली बिल ज्यादा आता है और हमने उतने का लोड का कनेक्शन नहीं ले रखा है। लड़के भी इतने बदमाश, किराएदार भी इतने बदमाश। अच्छा
ये नहीं चलाएंगे। अब हमारा खाना अब इंडक्शन चूल्हे पे ही बनेगा। अब मैं नहीं खरीदने वाला एलपीजी का सिलेंडर, क्योंकि अब वो कैशबैक आना बंद हो गया है। अब रिबेट नहीं मिलता है सरकार से। अब हम सिर्फ खाना बनाएंगे इंडक्शन चूल्हे पे। मेरे को उसमें अपना किस्सा याद आता है। इंदौर में हम लोग रहा करते थे और बड़ी आइकॉनिक जगह में वो बिल्डिंग थी। मेरे को लगता है कुछ नहीं तो 100 से 120 साल पुरानी रही होगी। राजवाड़ा है ना। हाँ। और राजवाड़ा जो वहाँ का इंदौर का सबसे फेमस जगह, राजवाड़े के बगल में लेफ्ट ओर एक गली थी, उसके बगल में वो एक बिल्डिंग थी, उसी के बगल में एक पुराना सा अस्पताल था और वहाँ पे सामने जस्ट केसरिया पेड़ा बड़ा फेमस सा का करता है। बड़ी आइकॉनिक जगह है, हर कोई उस जगह को जानता है। मैं वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे रहा करता था अंकल जी के यहाँ, और अंकल जी बड़े अच्छे। 3000 किराए का कमरा था। मतलब दुष्टता सुन लीजिए हमारे भी, किस तरह से किराएदार भी चूसता है वाकई। 3000 किराए का कमरा था वो, उसमें 2 लड़के रहते थे, मैं अकेला रहता था। तो अंकल जी की भलमनसाहत थी कि वो सिर्फ 1500 लेते थे मेरे से, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि आप हीटर यूज नहीं करेंगे। अच्छा। ठीक है, रूम हीटर यूज नहीं करेंगे, वाटर गीजर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मन कहाँ मानता है। सर्दियों का मौसम था, चुपके से एक गीजर लाया गया और आदमी लगाता और फिर ये बचा देता था कि उतना ज़्यादा गर्म ना करे कि एकदम तबाह ही कर दे, पर पानी गर्म करके नहा लिया करता। एक दिन अंकल जी ने रोका, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ गीजर है क्या? मैं कहा नहीं अंकल, क्यों, आपको क्यों लगता है? कहा तुम रोज नहाते हो। किस लेवल पे उस आदमी ने सोचा कि तू रोज नहाता है इतनी सर्दी में, जब बाहर कोहरा पड़ रहा है। यूजुअली इतनी सर्दी नहीं होती है इंदौर में, इस साल थोड़ा ज्यादा ही पड़ रही है, तू रोज नहा कैसे जा रहा है अगर तू गीजर। फिर मैंने बताया नहीं अंकल जी, मैं क्या करता हूँ कि कुकर में पानी गर्म कर लेता हूँ, गैस है ना मेरे पास। माँ के लड़के बाहर खाया करते थे, मैंने गैस रख ली थी। मैं भी उनसे 2 कदम आगे, अंकल जी मेरे पास गैस है, मैं कुकर में पानी गर्म कर लेता हूँ, बाल्टी में पलट लेता हूँ और उससे नहाता हूँ। इस प्रकार से करना पड़ता है मकान मालिकों को भी, ऐसे और फ्रॉड कभी ना मिले। हाँ। इसी फिल्म टीम मैंने एक किस्सा सुना था कि एक व्यक्ति ने अपने मकान मालिक के बिजली के बिल से पता नहीं क्या हिसाब किताब लगाया, बैंक में लोन ले लिया या क्रेडिट कार्ड ले लिया, अरे और बाद में उसके मकान मालिक को परेशान किया। ऐसे ही नोएडा में मैं एक जगह पे रहता था किराए की एक कोठी में, तो वहाँ अच्छा, तुम अक्सर पुलिस आप आती। कोठी पे किराए में रहते थे? हाँ, एक दौर मैंने ऐसा भी देखा है। हाँ, तब वो वाला टाइम नहीं था ना, कोविड के पहले वाला, और वो नोटबंदी के बाद जब प्रॉपर्टी की कीमतें कीमतें कम होती, किराए भी आसानी से मिल जाते। नोटबंदी कुछ फायदे भी हुए थे। तो था एक वो प्रॉपर कोठी जैसा था। वहाँ मुझसे पहले जो रहा करती थी, कोई महिला रहती थी किराए पे, उनका कुछ बैंक फ्रॉड वाला हिसाब था। तो अक्सर दिल्ली पुलिस वहां आया करती थी, बैंक वाले आया करते थे, और पुलिस आए तो आसपास वाले ऐसे सस्पिशियस नजरों से हमको देखे, फिर उनको भी ये सब पता चल गया कि अच्छा वो जो रहा करती थी उसका ये सब स्कैम है। तो मतलब हम इस चीज के लिए तैयार रहते थे। पुलिस वाले आए, हम पहले ही बताते, आप इनको खोज रहे हैं क्या? हाँ है क्या? कर नहीं, ऐसा 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 मामला है, आते रहते हैं लोग यहाँ। देखो, मकान मालिक और ना किराएदार का जो रिश्ता है वो भरोसे पर ही चल सकता है। तो उनको बहुत मजेदार किस्सा भरोसे पर सुनाया। क्या भरोसे के साथ क्या? अपने प्रोड्यूसर का किस्सा है। हाँ, प्रोड्यूसर साहब। लखनऊ से अपना भाई गया इलाहाबाद उर्फ प्रयागराज। मकान मालिक ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे प्यार से सब रहिए आप, वो है, हमारी ज़्यादा शर्तें वर्तें नहीं है, बस एक शर्त है कि हम लोग सफाई पसंद है। हाँ। ठीक है, तो आप अपनी ओर से भी सफाई रखिएगा और हम भी कोशिश करेंगे जितनी सफाई हो सके हम उतनी सफाई रखेंगे। ठीक है, तो घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक कमरा है, उसके सामने एक आंगन है और फिर उसके बाद गेट है, गेट बंद करके आपको जाना है। मामला बैठा ठीक ठाक। तो मकान मालिक ने बस ये कहा कि आप चाबी देते जाना। क्या जो रूम बाहर वाला की? गेट है, बाहर वाला गेट है जो, अच्छा, आंगन के साइड वाले गेट। आंगन वाली, ताकि आंगन में हमारा आना जाना चलता रहे। उसने कहा ठीक है, चाबी लीजिए आप, आपका ही घर है। वो लौट के आए जब, तो देखे कि यार आंगन हमेशा लिपा पुता मिलता है, साफ सफाई। हाँ साफ सफाई। वो भी खुश कि यार हर दिन साफ रहता है, हर दिन साफ रहता है, गजब है ये। चला कई महीनों तक ऐसा चला मामला। फिर एक और टेनेंट आया उसके साइड में रहने को। दूसरे तीसरे दिन से उस टेनेंट की शक्ल कुछ अजीब सी नजर आने लगी अपने भाई को। नहीं समझा,
और कुछ दिन बीते, आए गए हो गए दिन, बातचीत थोड़ी हाय हेलो हुई। महीना जब बीता तो दूसरे वाले टेनेंट ने इससे पूछा, प्रोड्यूसर साहब से हमारे। हाँ अच्छा, तुमको दिक्कत नहीं होती? किस चीज के लिए? मतलब चाबी देके जाता है इसलिए? हाँ। अच्छा। तो बोला, काहे की दिक्कत है? तुम उनको चाबी देके जाते हो? हाँ। तो तुमको दिक्कत नहीं होती? अभी समझ नहीं रहा, इतना ऑकवर्ड तरीके से पूछ रहा है, उसको कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता। वो क्या हो गया? वो तुमने देखा है यहाँ क्या होता है? हाँ सफाई होती है। कि नहीं तुमको पता है यहाँ क्या होता है? कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या होता है यहाँ पे? उसने बताया यहाँ पे रोज बच्चे पैदा होते हैं। ये जो मतलब? मकान मालकिन है हमारी, ये दाई का काम करती है। ये जो साफ होता है वो इसलिए क्योंकि हर रोज बच्चे पैदा होते हैं। तुमको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि उसने कहा, उसको खुद भी नहीं पता है, उसको बुरा लगना चाहिए, उसको दिक्कत होनी चाहिए, या अच्छी चीज है बुरी चीज है, वो अपने घर का यूज कर रही है। पर अंततः उसने इतना ऑकवर्ड फील किया कि वो घर छोड़ के चला गया। मतलब वहाँ हर दिन रोज बच्चे पैदा होते थे और वहाँ पे सफाई की जाती थी। शॉकिंग है यार, बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। मतलब लगा ना, मुझे एक पल लगा कि दरवाजा खोल के उसके कमरे में जाके सोते होंगे, उनका पंखा चला के समय मतलब एक होता है ना कि भाई अपना बिजली बिल बचाएंगे, किराएदार का बिजली बिल चलाएंगे। नहीं, पर ये तो ज्यादा शॉकिंग अलग है। लेवल का ब्रो कोड चल रहा था। नहीं भैया, इतना भी भरोसा नहीं करना है, इतना भी भरोसा नहीं करना है। हालांकि मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता भरोसे पर ही चलेगा। तो हमारी टीम की ओर से इशारा आ रहा है, जिसके बाद हमको पता है कि स्टूडियो छोड़ के जल्दी से जाना है। हाँ, स्टूडियो पे सिर्फ नेताओं प्रोड्यूसर साहब का इशारा नहीं है, आज हमारे प्रोडक्शन के साथियों का इशारा है। अमितेश बाबू का इशारा है, जिनको अपने लोग दोस्त लोग पहचानते हैं। अमितेश बाबू का इशारा है। हाँ, तो सिर्फ प्रोड्यूसर और सरकार की नज़र नहीं होती स्टूडियो पे, बहुत लोगों की नज़र बहुत लोगों होती की है। नजर होती है। इसलिए शो को यहीं ख़त्म करेंगे। मध्यम वर्गीय के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी हमारा पिछला एपिसोड फिर से देखिए, नहीं नहीं देखा तो तुरंत देखिए, हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे। हाँ, इसका किस तरह जड़ से घर बनाने वाले योद्धा होते हैं। देखिएगा वो शो, देखते रहिएगा मध्यम वर्गीय। फिलहाल हम चले टाटा।